गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों चलिए आज हम व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याकरण पढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे मैंने लिखा है हिंदी व्याकरण पाठ का नाम आपकी क्या है, रचना के आधार पर वाक्य भेद, कक्षा 10। ठीक है, तो हम आज रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे, जिसमें हम रचना के आधार पर वाक्य के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम वाक्य पे आते हैं कि वाक्य होता क्या है। तो बेटा छोटे छोटे शब्दों को मिलाकर एक वाक्य की रचना होती है। तो यहाँ पे मैंने दिखाया है आप लोगों को वाक्य क्या है। वाक्य शब्द का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो तथा अपना भाव व्यक्त करने में समर्थ वाक्य कहलाता है। यानी वाक्य के आधार पर रचना के आधार पर वाक्य का भेद पढ़ने से पहले हम लोगों को वाक्य के बारे में जानना होगा। यानी वाक्य क्या है। तो वाक्य वो है जो व्यवस्थित होता है तथा अपना भाव व्यक्त करने में समर्थ होता है, वो वाक्य कहलाता है। यानी हम ऐसे वाक्य को रचना के आधार पर रखेंगे जिसमें हम लोग अपने जो वाक्य में जो दिखाया गया है वो उस भाव को प्रकट करने में समर्थ होता है, वो वाक्य होता है। यानी उस वाक्य को जब हम लिखते हैं तो उसका कुछ न कुछ मतलब हो, कुछ न कुछ अर्थ निकलता हो, तभी वो वाक्य की श्रेणी में गिना जाता है। और इसके बाद हम लोग जब भी अपने मन की बातों को दूसरे तक पहुंचानी होती है या किसी से बातचीत करनी होती है तो हम वाक्य का सहारा लेते हैं। ठीक है, सहारा लेकर बोलते हैं। जैसे वाक्य कैसे बनता है, वाक्य विभिन्न शब्दों या पदों के योग से बनता है। मैंने अभी बताया कि जब कुछ छोटे छोटे शब्द हम जोड़ते हैं तो एक वाक्य की संरचना होती है और हर शब्द अपना अलग अलग अर्थ रखता है। वाक्य में आए सभी घटक परस्पर मिलकर एक पूरा संदेश प्रकट करते हैं। ये नहीं कि आधा अधूरा। जैसे चप्पल, अगर मैं कहूँ चप्पल तो आप क्या समझेंगे कि किस चीज के बारे में हम बात करें। चप्पल है तो चप्पल समझ में आ रहा है, उसके बाद चप्पल खो गया या चप्पल लेना है या चप्पल छूट गया या चप्पल टूट गया। तो अगर मैं एक ऐसा शब्द बोलूं जिससे उसका कुछ मतलब ना निकले, यानी ये ना समझ में आए कि इसके बारे में आप कहना क्या चाह रहे हैं, तब तक वो वाक्य नहीं होता। यानी वाक्य अपने में एक पूरा संदेश प्रकट करता है। वाक्य छोटा हो या बड़ा, किसी न किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त करने में सक्षम हो। यानी वाक्य ऐसा हो जो अपने विचार को वहां पे रखे, यानी अपनी बात को वहां पे समझा दे, छोटा हो या बड़ा हो। जैसे राम घर चल, अगर राम घर चल में आप लोग को मैं ये बोलूं तो आप लोग समझ गए होंगे कि राम को घर जाने की बात हो रही है। तो यानी छोटा ही सही, लेकिन उसमें वो अपने उद्देश्य को प्रकट करे, अपने जो अपनी क्षमता है उसको दिखाए, यानी वो पूर्ण रहे, अपूर्ण न हो, तो ही वो वाक्य की श्रेणी में आता है। एक वाक्य की परिभाषा ये भी हो सकती है जैसे उद्देश्य तथा विधेय से बनी भाषा कि वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को संप्रेषित करता है। ठीक है, वाक्य कहलाता है। इसमें कुछ कठिन शब्दों को दिया गया है, लेकिन मैंने आपको सरल तरीके से यहाँ पे समझा दिया है। अगर आप ये भी परिभाषा लिखेंगे तो ये गलत नहीं है, ये अपने में आसान शब्दों में व्यक्त करने का एक तरीका है जो मैंने यहाँ पे आप लोगों को दिखाया आपकी बुक में जो अभी मैंने पढ़ा उस तरीके से। यानी इसमें कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग है जिसको आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप इस परिभाषा को भी लिखते हैं वाक्य के लेवल पे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, अब हम देख लेते हैं वाक्य में जरूरी चीजें क्या होनी चाहिए। एक वाक्य जब हम लोग बनाएं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए पहला क्या है, वाक्य की रचना शब्दों के योग से होती है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि शब्द ही मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। फिर वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है, यानी
वाक्य अपने में पूर्ण हो, अधूरा न हो। मैंने चप्पल का उदाहरण देके आपको बताया कि अधूरा वाक्य नहीं हो, एकदम स्वतंत्र हो। ठीक, फिर उसके बाद वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम होता है। यानी वाक्य की यह भी एक विशेषता है कि वो अपने भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट कर पाने में सक्षम हो, ये नहीं हो कि वो असक्षम हो, यानी वो न कर पाए। ठीक, तो ये तो हुई वाक्य की बातें। ठीक है बेटा, तो वाक्य जब रचना के आधार पे हम वाक्य भेद पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमको किसकी जानकारी होनी चाहिए? वाक्य की। यानी वाक्य की जानकारी मैंने यहाँ पे आप लोगों को दे दी है। एक बार मैं हट जा रही हूँ, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिए और समझ लीजिए कि वाक्य में किस किस चीज की जरूरत होती है और वाक्य में क्या क्या इंपॉर्टेंस है, वाक्य की परिभाषा क्या है और उसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग देखिए। उसके बाद हम लोग वाक्य की रचना पर आएंगे कि वाक्य की रचना हम लोग किस किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने वाक्य आपको समझा दिया। अब निम्नलिखित वाक्यों की रचना पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पे हम लोग आएंगे। वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, इसको हम साधारण वाक्य भी कहते हैं बेटा। अगर साधारण वाक्य कहीं आ जाए तो ये कंफ्यूज मत होना कि सरल वाक्य मैंने पढ़ाई थी तो ये साधारण कैसे हो। ठीक है, ये दोनों एक ही है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, और बेटा तीसरा है मिश्रित वाक्य। ठीक, यानी आप लोगों ने वाक्य पढ़ा, वाक्य में क्या क्या इंपॉर्टेंस है उसको पढ़ा और अब वाक्य कितने प्रकार के होते हैं ये जाना। यानी ये वाक्य के प्रकार, ठीक है, जो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया। यानी ये सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्रित वाक्य। तो सबसे पहले बेटा हम लोग सरल वाक्य को पढ़ेंगे, साधारण वाक्य को पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको इरेज करूं, उसके बाद आपको साधारण वाक्य को समझा रही हूँ। तो बच्चों चलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य क्या होता है? सरल वाक्य में एक ही वाक्य होता है, यानी साधारण वाक्य में क्या एक ही वाक्य होता है। जैसे इसमें उपवाक्य नहीं होता, जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, यानी जाने की क्रिया एक ही हो रही है। देखिए इसमें एक ही क्रिया जाने की हो रही है। सरल वाक्य की संरचना के 2 प्रमुख घटक माने जाते हैं। वो 2 प्रमुख घटक क्या है बेटा? एक उद्देश्य है, एक विधेय। अब आप लोग ये कहेंगे मैम ये उद्देश्य विधेय क्या आ गया इसमें? पहले अभी हम लोग इसको तो हम लोग जानते ही नहीं, क्या उद्देश्य आ गया, विधेय आ गया। तो मैं इसे आपको बता रही हूँ कैसे समझेंगे आप लोग। जैसे मैंने लिखा राम घर गया, ठीक है बेटा। अब मैं इसमें आपको बताऊंगी कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। इसमें राम जो है, राम को हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे, ठीक है। और ये जो जाने की क्रिया हो रही बेटा ये क्या है? ये क्रिया है, यानी राम क्या है? कर्ता है और जाना एक क्रिया है, तो ये क्रिया है। तो यहाँ पे बता रहा है कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। तो देखो बेटा यहाँ पे उद्देश्य का मतलब ये कर्ता है, ठीक, और विधेय का मतलब एक क्रिया, ठीक। यानी कि जो भी वाक्य सरल वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि उसमें एक कर्ता होगा और एक ही क्रिया होगी। और हाँ एक ये भी इसमें मतलब बताने के लिए और समझने के लिए बात है बेटा
इसमें कर्ता एक से दो हो सकते हैं लेकिन क्रिया एक ही रहेगी। यानी जब हम सरल वाक्य को पहचानने जाएंगे कि ये सरल वाक्य है कि नहीं, तब वहां से हम लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि कर्ता एक या एक से अधिक हो सकता है लेकिन क्रिया क्या होगी बेटा, एक ही होगी। जैसे एक और वाक्य मैं आप लोगों को समझाना चाहूंगी, ध्यान दीजिएगा। ये उद्देश्य और विधेय जो शब्द कठिन आए हैं, इसको आप उद्देश्य का मतलब होता है कर्ता और विधेय का मतलब होता है क्रिया। यानी जिस वाक्य में एक कर्ता या एक से अधिक कर्ता हो लेकिन ये क्या बोलते हैं, विधेय यानी क्रिया एक ही हो, तो वहां पे क्या आता है, सरल वाक्य आता है। जैसे राम श्याम, देख देना अच्छे से देखना, राम श्याम शीला, ठीक है, घर गए। देखो यहाँ पे देखो, यानी आपको मैंने ये समझाने के माध्यम से यहाँ पे टॉपिक उठाया है। उद्देश्य क्या हुआ बेटा, उद्देश्य कर्ता है, यानी कर्ता क्या होता है, राम श्याम शीला, ये सब क्या किसके कैटेगरी में आ रहे हैं, कर्ता। यानी कर्ता एक से अधिक भी हो गया लेकिन घर जाने की क्रिया तो एक ही है ना। ये तो नहीं कहा राम घर गया, श्याम घर गया, शीला घर गई, ऐसा तो नहीं हुआ। यानी तीन क्रियाएं थोड़ी यहाँ पे जोड़ी गई है जो हम जाने कि ये साधारण वाक्य नहीं है। तो साधारण वाक्य पहचानने के लिए बेटा आपको ये देखना होगा कि जब हम किसी वाक्य को देखें और उसमें लिखा जाए कि क्रिया एक ही हो और कर्ता एक से अधिक भी हो सकते हैं, तो वहां पे हम कौन से वाक्य को देखेंगे, साधारण वाक्य। यानी अगर आपको कोई वाक्य दिया गया हो और उसमें पहचानना हो कि आप कैसे पहचानेंगे उस वाक्य को, तो उस वाक्य को पहचानने के लिए आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए कि कर्ता एक से अधिक हो सकता है लेकिन क्रिया केवल और केवल एक ही रहेगी, वहीं पे साधारण वाक्य रहता है। ठीक है बेटा, तो एक थोड़ा सा मैं उदाहरण और दे दूं ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। ये जो उद्देश्य और विधेय, इसमें आप कंफ्यूज थे, तो उद्देश्य का मतलब कर्ता आप लोग समझ जाना, मैं यहाँ पे एक बार लिख भी दे रही हूँ। यानी उद्देश्य का मतलब कर्ता रहेगा, विधेय का मतलब क्रिया रहेगा। जहां पर एक क्रिया रहेगी, कर्ता एक रहे या एक से अधिक रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन क्रिया एक होनी चाहिए, वहां पे साधारण वाक्य होगा। ठीक है, तो एक और आपकी बुक से मैं क्वेश्चन, एक उदाहरण लूंगी। मेरी दशरथ पुत्र राम ने, देखो यहाँ पे दशरथ पुत्र राम ने रावण को मारा। ठीक है, तो इसमें मारने की जो क्रिया है बेटा केवल एक हो रही है और यहाँ पे कर्ता देखो दशरथ और राम, दो कर्ता हैं, यानी दो कर्ता हैं और क्रिया केवल एक हो रही है। जहां पे कर्ता एक से अधिक हो लेकिन क्रियाएं केवल और केवल एक होनी चाहिए, वहां पे क्या आता है, सरल वाक्य। ये बात आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। यानी सरल वाक्य पहचानने के लिए हमारे दिमाग में ये सेट होना चाहिए कि सरल वाक्य में केवल कर्ता एक से अधिक हो सकती लेकिन क्रिया केवल और केवल एक ही रहेगी। एक और उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, यानी सोने की क्रिया एक ही है, कई लोग नहीं सोए हैं। तो यहाँ पे कर्ता देखिए वह है और जब वो पढ़ रहा है तो सो गया, यानी क्रिया क्या है, एक ही है। तो यहाँ पे जहां पे कर्ता एक से अधिक हो लेकिन क्रिया एक ही रहे, वहां पे सरल वाक्य आता है। तो मुझे लगता है आप लोग वाक्य को पहले समझ गए होंगे कि वाक्य का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो तथा जिसका अपना भाव व्यक्त हो वो वाक्य के अंतर्गत आता है। वाक्य के तीन भेद मैंने आपको बताए थे, सरल, संयुक्त और मिश्रित, और उसमें से सबसे पहले वाक्य का मैंने आपको भेद बताया और उसके बाद उसके बारे में बताया कि सरल वाक्य होता क्या है। फिर उसके बाद आपको समझाया कि ये उद्देश्य और विधेय जो आप बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि ये सब होता क्या है, इसको मैंने बताया। यानी उद्देश्य का
मतलब आप लोग कर्ता निकालेंगे और विधेय का मतलब क्रिया होता है। तो जहां पर कर्ता एक से अधिक हो वहां पे क्रिया एक ही होनी चाहिए, तभी वो साधारण वाक्य के अंतर्गत आएगा। तो मुझे लगता है आप लोगों को साधारण वाक्य अच्छे से समझ में आ गया होगा।